हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है वन दरोगा का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें मैंने जो है आपको यहाँ पे नाइन्थ का कंप्लीट कोर्स आपको करा दिया है, और आपका जो अभी टेंथ का यहाँ पे बायोलॉजी बचा है, तो उसको भी जो है हम यहाँ पे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है आपका, वो आपका जैव प्रक्रम है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जो है नाइन्थ का तो कंप्लीट सिलेबस आपका हो चुका है, और टेंथ का भी आपका जो है यहाँ पे केवल बायोलॉजी बची है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो इन्वायरमेंट से संबंधित आपके चैप्टर थे, वो मैंने आपको जो है यहाँ पे करा दिए हैं। तो चलते हैं आज का चैप्टर यहाँ पे पढ़ते हैं, जैव प्रक्रम। तो बेसिकली जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? तो जो आपका जैव प्रक्रम होता है, वही सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव का अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है। तो जो जीव के अनुरक्षण में बेसिकली जो प्रक्रम आपके कार्य करते हैं, उसको हम जो है जैव प्रक्रम आपका कहते हैं। ठीक है। तो ये तो काफ़ी जो है कॉमन पॉइंट है, आपको जो है ये इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैव प्रक्रम के बेसिकली यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे चार टाइप यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला टाइप आता है इसमें पोषण, दूसरा आता है श्वसन, तीसरा आता है वहन या संवहन भी इसको कहते हैं। ठीक है, संवहन भी इसको कहते हैं। चौथा टाइप जो आता है आपका उत्सर्जन। तो इन टाइपों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखिए, पहला पॉइंट आता है आपका पोषण। तो पोषण देखते हैं। तो जो भोजन ग्रहण करना होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग आपका पोषण कहलाता है। ठीक है। तो जो आपका बेसिकली आप जो है भोजन ग्रहण करते हैं, यानी भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, तो जो आपका पचा हुआ भोजन होता है, इसका अवशोषण एवं जो है शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग। ठीक है। तो जो आपका शरीर द्वारा जो है अनुरक्षण के लिए इस भोजन का उपयोग होता है, ये आपका जो है पोषण कहलाता है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आ जाता है, पोषण के आधार पर जो है जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है। तो जो आपका पोषण होता है, इसके आधार पर जो है जीवों को यहाँ पे दो समूह में बांटा जाता है। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि जो आपकी नाइन्थ की बायोलॉजी थी, ये जो है थोड़ा टेंथ की बायोलॉजी के से जो आपकी यहाँ पे हार्ड होती है। ठीक है। तो टेंथ की बायोलॉजी जो आपकी यहाँ पे है, वो जो है नाइन्थ से थोड़ा आपकी सरल है। ठीक है। तो जो टेंथ की बायोलॉजी है, वो आपकी यहाँ पे थोड़ा सरल है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है हमको एक तो ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, जो मानव के बारे में पढ़ना है, और दूसरा आपका जो है यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो यही दो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे हैं। ठीक है। अगला आता है आपका पोषण। तो देखिए, पोषण में दो टाइप के आपके होते हैं। पहला आता है स्वपोषी पोषण, दूसरा आता है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण वह होता है पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 यानी आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो भी यहाँ पे अगर पोषी पोषण की बात करते हैं, तो पोषण का वह तरीका होता है जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण में जो उपस्थित आपके अजैव पदार्थ रहते हैं, जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वगैरह होती है, तो इससे जो है पौधे अपना भोजन यहाँ पे बनाते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आ जाता है आपका हरे पौधे। दूसरा आता है आपका विषमपोषी पोषण। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए जो है अन्य जीवों पर यहाँ पे निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो जैसे मानव हो गया आपका, अन्य जीव हो गए, तो इसी को हमने जो है यहाँ पे परपोषी पोषण भी पढ़ा हुआ था। ठीक है। तो जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने यहाँ पे परपोषी पोषण इसको पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है विषमपोषी पोषण यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्वपोषी पोषण। तो देखिए, स्वपोषी पोषण जो होता है आपके हरे पौधे में कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उनमें होता है। तो जो आपके हरे पौधे होते हैं, वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, तो उसी में जो है आपका ये आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है। तो इसको जो है आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण जो है यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा जो है संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, यह ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें स्वपोषी जो है बाहर से लिए हुए पदार्थों को ऊर्जा संचित में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। तो जो बेसिकली जो बाहर से वातावरण से आपके जो यहाँ पे पदार्थ लिए जाते हैं, तो उनको यहाँ पे ऊर्जा के संचित रूप में यहाँ पे परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है। तो जैसा आपने पौधे देखे होंगे, पौधे एक तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दूसरा वहाँ से वातावरण से जो आपका जल होता है मिट्टी में, तो उसको मिट्टी से जो आपका जल अवशोषित करते हैं, तो उसको यहाँ पे आपका जो है हाइड्रेट में यहाँ पे परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो आपका
ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका यहाँ पे H2O पानी हो गया। और तो इससे जो आपकी क्लोरोफिल की से आपका जो है सूर्य के प्रकाश में ये जो आपकी क्लोरोफिल होता है, हरी पत्तियाँ जो होती हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाती है और आपका जो है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है और आपका जो है यहाँ पे पानी आपका यहाँ पे रिलीज करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समीकरण है, तो इसको जो है आपको नोट कर लेना है। अगला आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो जो आपके प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें बेसिकली कच्ची सामग्रियाँ यहाँ पे जो है क्या क्या चाहिए होती है। पहला आता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपका जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। अगर आपका सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। दूसरा आता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बेसिकली जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं, यानी आपके जहाँ पे पौधे रहेंगे वो इसको जो है वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। चौथा आता है जल। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं जड़ों द्वारा जो है मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरल पॉइंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बेसिकली क्या क्या घटनाएं होती हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला आता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो जो आपके क्लोरोफिल होता है इसके द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है प्रकाश ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तो जो आपकी प्रकाश ऊर्जा होती है, जैसा हमने देखा था जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, तो उससे जो है यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में यहाँ पे जो है रूपांतरित कर रहा था, ठीक है। और जो है तथा जल अणुओं का जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। तो जो आपके जल के अणु होते हैं, जल को पता है आप जो है H2O जल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज होती है और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन गैस अलग रिलीज होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या जल का यहाँ पे अपघटन होता है या जल का जो है यहाँ पे अपघटन किया जाता है पौधों के द्वारा। तो आपको आंसर में आपका यस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, इसका जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वही है ग्लूकोज, जिसको हमने कहा था C6H12O6, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज होता है, यही आपका जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रंध्र, ठीक है। तो जो आपका स्टोमेटा होता है, बेसिकली पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें बेसिकली रंध्र या छेद भी कह सकते हैं। तो छेद तो हम बेसिकली कहते नहीं है, रंध्र ही इसको कहा जाता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना, जो पत्ती की सतह होती है उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है रंध्र कहा जाता है। अगला आता है रंध्र के प्रमुख कार्य। तो जो आपका रंध्र होता है उसके बेसिकली प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यहाँ पे गैसों का अधिकांश आदान प्रदान जो है इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान जो है जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो जो आपकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है यानी आपका जो है वाष्प वहाँ से उत्सर्जित होती है, तो इस प्रक्रिया में जो आपका जल होता है यानी जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो रंध्र जैसा कि हमने पढ़ा था, जो पत्ती की सतह पर जो आपके सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनके द्वारा जल आपका जो है निकल जाता है, ठीक है, वाष्प के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपकी जो है यहाँ पे सहायक कोशिका है, ये आपके अधिचर्म कोशिका है, ये आपका जो है यहाँ पे द्वार कोशिका है और ये आपका रंध्र छिद्र है, ठीक है। तो ये आपका जो है रंध्र छिद्र हो जाएगा। तो यहीं से आपकी जो है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है चित्र। तो चित्र यहाँ पे जो है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो पत्ती में जो है आपका पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र जो श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं, ठीक है। तो ये जो छिद्र होते हैं आपके, ये आपके खुलते हैं बंद होते हैं, ठीक है। ये भी हमने जो है लास्ट चैप्टर में आपको यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ था कैसे ये आपके जो है छिद्र यहाँ पे अगर इस टाइप का होगा तो ये आपके बंद छिद्र यहाँ पे होंगे, और इस टाइप के जो आपका यहाँ पे छिद्र होगा जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका जो है यहाँ पे खुला छिद्र होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है विषम पोषी पोषण। तो जो आपके विषम पोषी पोषण होते हैं इनको यहाँ पे जो है 3 टाइप में यहाँ पे बांटा जाता है। पहला आता है प्राणी संपोषण, दूसरा आता है मृत जीवी पोषण, तीसरा आता है परजीवी पोषण। तो विषम पोषी पोषण बेसिकली हुए थे जो कि अपना भोजन यहाँ पे दूसरों पे निर्भर करते हैं। तो पहला आता है इसमें प्राणी संपोषण। तो इसमें जो है जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन जो है शरीर के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो जो आपके इसमें आपके प्राणी संपोषण की बात करें तो यहाँ पे जो है
भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आपका यह आता है, और तथा जो है उनका पाचन शरीर के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो इन भोज्य पदार्थों का अंतर्गत जो है पाचन यहाँ पे शरीर के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके उदाहरण आपके आते हैं अमीबा हो गया, मानव हो गया। तो बेसिकली जो आपका मानव को तो आपको पता है भोजन खाएगा, पूरा ही भोजन खा जाएगा। ठीक है, तो उसका जो है वहाँ पे अपघटन शरीर के अंतर्गत होता है। तो जो आपका अमीबा होता है, बेसिकली अमीबा इस टाइप का आपका होता है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको दिखने में होता है। तो अमीबा क्या करता है, अगर यहाँ पे भोजन होगा तो ये इन पत्तियों को जो इसकी ये आपकी यहाँ पे जो इसके पाद रहते हैं, ठीक है, यानी आपके जो इसके भाग रहते हैं, तो ये इस भोजन को यहाँ पे आगे जाएगा और इस भोजन को यहाँ पे जकड़ लेगा। तो धीरे धीरे ये भोजन अमीबा के यहाँ पे अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मृत जीव पोषण। तो जो आपका मृत जीव पोषण होता है, ये अपना भोजन जो है मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो जो आपके मृत जीव पोषण की बात करें तो इनमें वे जीव होते हैं जो आपके मृत जीव होंगे और जो है शरीर के सड़े गले जो आपके कार्बनिक पदार्थ होंगे उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फफूंदी हो गया, आपका कवक हो गया। ठीक है, तो जैसा आपको पता है, आपने जो देखा होगा कुकुरमुत्ता रहता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे मृत जीवों पर आपका जो है डेड सेल्स रहते हैं। इन पे जो आपके डेड वो रहते हैं, डेड एनिमल या डेड बेसिकली सेल रहते हैं, उन पे ये निर्भर रहता है। नेक्स्ट आता है आपका परजीवी पोषण। तो जो आपका परजीवी पोषण होता है, ये अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको जो है बिना मारे उनसे अपना भोजन जो है ग्रहण करते हैं। जैसा अमरबेल हो गया, जूं हो गया, फीताकृमि हो गया। ठीक है, फीताकृमि एक कीड़ा होता है जो बेसिकली सुअर में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और जूं की बात करें तो जूं आपका जो है यहाँ पे मानव के बालों के अंतर्गत रहता है। ठीक है, तो बालों में बेसिकली ये आपका वहीं से जो है अपना पोषण करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्राणी संपोषण में आपके जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे भोजन यहाँ पे अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। और जो आपके मृत जीव होते हैं, ये मृत जीवों से अपना भोजन करते हैं। और जो परजीवी होते हैं, ये आपका जो है जीव को बिना मारे ही उनके अंदर यहाँ पे भोजन ग्रहण कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अमीबा का पोषण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अमीबा का पोषण, तो यहाँ पे देखते हैं। तो अमीबा जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपका अमीबा का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। तो ये आपका जो है खाद्य कण है। ठीक है, कोई भोजन है जिसको जो है अमीबा ने खाना है। तो अमीबा इस प्रकार से जो है जो उसके कूटपाद रहते हैं, यानी आपके जो उसके भाग रहते हैं, वह उसको जो है इस प्रकार से पहले तो इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा, फिर इस प्रकार से यहाँ पे जो है मुंह यहाँ पे खोल देगा। ठीक है, तो जो उसके पाद रहते हैं इस प्रकार से उसको ढक लेगा, फिर इसको यहाँ पे बंद कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बंद कर दिया है। और जो है लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसको ये इसके अंतर्गत चले गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला आता है अमीबा जो करता है अपने भोजन को जो है अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। तो जो उसके पादाब होते हैं, इनकी सहायता से जो है ये भोजन को घेर लेता है। ठीक है, तो ये पादाब आपके जो है अमीबा के कहलाते हैं, ये इनको जो है पादाब कहेंगे। नेक्स्ट आता है खाद्य रिक्तिका। तो ये इसकी जो है खाद्य रिक्तिका यहाँ पे होती है। अगला आता है खाद्य रिक्तिका में यानी जो जटिल पदार्थों का जो है विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। तो जो आपका जटिल पदार्थ होगा उसका विघटन बेसिकली जो है छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे किया जाएगा। बचा हुआ अपच जो है कोशिका की सतह की ओर गति करेगा। तो जो आपका खाने योग्य उसका पदार्थ होगा वो उसको जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो खाने योग्य पदार्थ नहीं होगा उसको जो है यहाँ से धीरे धीरे सतह की ओर धकेल देता है। ठीक है, तो सतह की ओर धकेलेगा यानी यहाँ से जो है बाहर निकाल देगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये पदार्थ जो है शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरामीशियम का पोषण। तो जो आपका पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम जो है आपका पश्चाप से आपका जो है कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, और ये भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो जो आपके पैरामीशियम होते हैं ये भोजन जो है एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करते हैं। तो ये भी आपको जो है पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मनुष्यों में पोषण। तो जो आपके मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, इनके अंतर्गत बेसिकली किस टाइप के यहाँ पे पोषण होते हैं। पहला आता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और आपका बहिक्षेपण। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले जो है यहाँ पे मुंह के अंतर्गत जाता है, फिर दांत के अंतर्गत, फिर जिह्वा, फिर लार ग्रंथि। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका मुंह की बात करें तो भोजन का अंतर्ग्रहण यानी भोजन आपका अंदर जाता है। ठीक है, अभी हम जो है इसका डायग्राम भी यहाँ पे देखेंगे। तो दूसरा आता है भोजन को चबाना। तो भोजन को बेसिकली दांतों द्वारा चबाया जाता है। तीसरा आता है जिह्वा। तो जो आपकी जिह्वा होती है भोजन को जो है लार के साथ पूरी तरह यहाँ पे जिह्वा आपकी मिला देती है। ठीक है, तो जो आपका लार होता है भोजन को लार के साथ यहाँ पे जिह्वा मिला देती है। और लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को जो है लार रस या लार कहते हैं। तो जो आपका लार होगा तो लार ग्रंथि से जो भी रस निकलेगा उसको जो है लार कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और अगला आता है स्टार्च जो है लार एमिलेस एंजाइम
माल्टोस शर्करा ये आपका बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है भोजन गृहसिका। तो जो आपका भोजन गृहसिका होता है बेसिकली ये जो है मुंह से आमाशय तक भोजन गृहसिका की क्रमांकुचन गति द्वारा ले जाया जाता है, और गृहसिका की जो मांसपेशियां होती है उनका संकुचन होता है और आपका शिथिलन होता है। ठीक है, तो संकुचन का मतलब बेसिकली जो है ये सिकुड़ती है, और शिथिलन का मतलब आपकी ये फैलती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम एक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपकी जिह्वा होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका भोजन अंदर जाता है, तो यहाँ से आपका भोजन अंदर जाएगा। ये मुंह हो गया, ये गृहसिका होगी, ये नली होगी आपकी। ठीक है, मुख गुहा होगी। ठीक है, ये आपकी जो है नली है भोजन की। तो ये बेसिकली यहाँ से जो है आमाशय में चले जाता है। आमाशय के में जाने के बाद ये आपका जो है यहाँ पे छोटी आंत में आपका चले जाता है। ठीक है, तो छोटी आंत को यहाँ पे क्षुद्रांशु भी कहा जाता है। उसके बाद ये छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत में चला जाता है, इसको जो है वृद्धांत्र बोलते हैं। तो इसके बाद जो है आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका जिह्वा, ये हो गया मुंह। ठीक है, ये होगी गृहसिका, ये हो गया आपका यकृत। ठीक है, तो ये आपका यकृत हो जाएगा, आपको नोट करना है। ये आ जाएगा आपका पित्ताशय का भंडारण। तो जो आपका पित्ताशय है बेसिकली यहाँ पे पित्त का भंडारण होता है। यहाँ पे आमाशय आ जाएगा आपका, यानी जिसको यहाँ पे स्टोमच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्षुद्रांश हो गया, छोटी आंत जिसको कहा जाता है। ये आपका जो है वृद्धांत, यानी आपका जो है बड़ी आंत यहाँ पे कहा जाता है। ये आपका गुदाद्वार हो गया। ठीक है, ये आपका जो है अग्नाशय यहाँ पे होता है, और ये आपकी जो है यहाँ पे परिशेषिका होती है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो है इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये आपका मानव पाचन तंत्र, यहाँ पे दिखाया गया है। तो आमाशय में जैसे कि हमने पढ़ा था, तो आमाशय में बेसिकली क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो जो आपका आमाशय होता है, आमाशय आपकी जो है जठर ग्रंथियाँ यहाँ पे होती हैं। तो इसमें आपकी 3 टाइप की यहाँ पे प्रक्रिया होती है। पहला आता है पेप्सिन, दूसरा आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा आता है आपका श्लेष्मा। तो पेप्सिन की बात करें तो ये आपका जो है पाचक एंजाइम प्रोटीन का कार्य करता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पेप्सिन आपका बेसिकली क्या होता है। तो पेप्सिन आपका यहाँ से आ जाएगा, एक प्रकार का आपका जो है प्रोटीन होता है। ये जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आपको ये याद रखना है पेप्सिन से। दूसरा आ जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, यह भी आपकी जो है शरीर में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो एसिड होता है शरीर में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है शरीर में अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो पेप्सिन की क्रिया में जो आपका यहाँ पे अम्लीय माध्यम चाहिए होता है, यानी प्रोटीन का जब पाचन होगा तो यहाँ पे जो है अम्लीय माध्यम आपको आवश्यकता होगी, और ये अम्लीय माध्यम आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्राप्त होगा। तीसरा आता है श्लेष्मा। तो श्लेष्मा की बात करें तो ये आमाशय के आंतरिक स्तर की जो है अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर जो आपका एसिड होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके जो है शरीर को यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है, और इस नुकसान से बचाने के लिए आपको जो है आपके शरीर में जो श्लेष्मा होता है यह आपका जो है आंतरिक स्तर की जो है अम्ल से यहाँ पे रक्षा करता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेप्सिन की बात करेंगे तो ये जो है प्रोटीन का पाचन करता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका होता है यह आपका जो है पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, और जो आपका श्लेष्मा होता है ये जो है आपका जो अम्ल होता है इससे जो है आंतरिक जो आपका पेट होता है, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे रक्षा करता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्षुद्रांश। ठीक है, तो इसको जो है बेसिकली छोटी आंत भी यहाँ पे कहा जाता है। तो जो आपका आंतरस होता है यहाँ पे इसको जो है 3 भागों में यहाँ पे परिवर्तित करता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन। तो जो आपका आंतरस होता है बेसिकली जो छोटी आंत होती है, आपको ये भी याद रखना है, जो आपकी छोटी आंत होती है इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 6 से लगभग 6.5 मीटर के करीब होती है। ठीक है, तो 6 मीटर आप मान सकते हैं, 6 मीटर के करीब आपकी जो है छोटी आंत की लंबाई होती है, और बड़ी आंत की लंबाई जो है आपकी यहाँ पे 1.5 मीटर के करीब होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट जैसा कि हमने कहा था ये आपका जो है ग्लूकोज में यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, C6H12 और O6 में यहाँ पे परिवर्तित कर देता है। वसा की बात करें तो वसा अम्ल जो है आपका ग्लिसरॉल में यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है, और जो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है आपका यहाँ पे अमीनो अम्ल में यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट आता है यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण जो है प्राप्त करती है। तो जो यकृत तथा अग्नाशय होती है यहाँ इससे जो है श्रावण प्राप्त करती है। तीसरा आ जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं इसी दूसरे का पॉइंट, ये बेसिकली श्रावण किस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त करती है। तो जो आपका यकृत होता है ये पित्तरस में जाता है, और यहाँ पे जो है पित्त लवण आपका बनाता है। ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा था चित्र में, पित्तरस वहाँ पे दिखाया गया था, पित्ताशय में जो आपका पित्तरस भरा हुआ था। ठीक है, तो ये जो है पित्त लवण का यहाँ पे निर्माण करती है। अगला आ जाता है जो आपका वसा होता है, तो वसा आपकी बेसिकली पित्त लवण की उपस्थिति में जो है यहाँ पे छोटी गोलिकाओं के रूप में यहाँ पे टूटती है। ठीक है, तो जो वसा यहाँ पे जो है बड़ी मात्रा में होगा, यानी आपका जो है
बड़ी क्वांटिटी में होगा, ठीक है, तो बड़े बड़े यहाँ पे पार्ट होंगे, तो बेसिकली जो पित्त लवण होगा ये क्या करेगा, पित्त लवण जो है वसा को यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे डिवाइड कर देगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है अग्नाशय। तो जो आपका अग्नाशय होगा यह आपका अग्नाशी रस में होता है। इसमें भी 3 पॉइंट आते हैं, एमिलेम, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और आपका जो है लाइपेज एंजाइम। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन यह जो है ट्रिप्सिन की उपस्थिति में यहाँ पे जो है पेप्टोन्स आपका बना देगा, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूसरा आता है वसा। तो वसा को जो है लाइपेज की उपस्थिति में यहाँ पे जो है वसा अम्ल में परिवर्तित कर देगा। स्टार्च आपका जो है यहाँ पे एमिलेस की उपस्थिति में यहाँ पे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि अग्नाशय में बेसिकली क्या क्या होते हैं, प्रोटीन, वसा और आपका स्टार्च होते हैं, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो प्रोटीन से आप जो है पेप्टोन्स यहाँ पे बना दोगे, पॉ से आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से याद रखते हो। वसा से जो है वसा अम्ल, सिंपल है, इसको भी याद रख सकते हैं। स्टार्च से आपका जो है ग्लूकोज में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, स्टार्च से आपका जो है ग्लूकोज में यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दार्द रोम। तो जो दार्द रोम होता है ये जो है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, ठीक है, तो ये भी आपको जो है पॉइंट याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है वृद्धांत्र। तो जो आपका वृद्धांत्र होता है यानी जिसको जो है बड़ी आंत बेसिकली हम बोलते हैं, तो ये जो है जल का अवशोषण करता है। वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो जो आपका पदार्थ यूज कर नहीं रहता है उसको जो है शरीर से यहाँ पे बाहर कर देता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपका जो है जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट आता है श्वसन, ठीक है, तो पहली प्रक्रिया हमने जो पोषण की प्रक्रिया यहाँ पे देखी, दूसरा प्रक्रिया आपकी आती है श्वसन। तो श्वसन की प्रक्रिया में पोषण प्रक्रम के दौरान जो है ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग जो है कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो आपका श्वसन हो गया ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में जो है भोजन का विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, ठीक है। तो श्वसन की प्रक्रिया बेसिकली वही नहीं होती है जिसको हम सोचते हैं कि केवल हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो यही आपका जो है श्वसन के अंतर्गत नहीं आता है। श्वसन के अंतर्गत बेसिकली वह आता है जो भोजन का विखंडन यहाँ पे करता है, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की हमें यहाँ पे जो है एनर्जी प्राप्त होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो है यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न पथों द्वारा जो है ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से यहाँ पे होता है, ठीक है, तो जो भोजन होता है भोजन से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज का यहाँ पे विखंडन होता है। तो ग्लूकोज जैसा कि आपको पता है ये, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य में आएगा, तो ये जो है 3 प्रकार से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला आ जाएगा आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ग्लूकोज जो है एथेनॉल और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बना देगा, ठीक है, C2H5 आपका यहाँ पे जो है H5OH यहाँ पे बना देगा, ठीक है, तो ये आपका जो है एथेनॉल यहाँ पे हो जाएगा और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बना लेगा। दूसरा आता है आपका लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा यहाँ से जो है ऑक्सीजन के अभाव में, यानी यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की आपको कमी आपको दिखाई देगी। तीसरा आ जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो यहाँ पे जो है आपकी ऑक्सीजन उपस्थित होगी, तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली आपका जो है ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका जो है कोशिका का बिजली घर भी कहलाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है श्वसन, बेसिकली आपका जो है 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पहला आता है वायवीय श्वसन, दूसरा आता है आपका अवायवीय श्वसन, ठीक है, तो जो आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन होता है ये बेसिकली किस प्रकार से होते हैं। तो जो आपका वायवीय श्वसन होता है ये आपका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। वायु की बात करें तो ये आपका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ग्लूकोज का जो है पूर्ण यहाँ पे उपचयन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है, तो जैसा हमने लास्ट वाले उसमें पढ़ा था जहाँ पे जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, तो वहाँ पे जो है जो आपका ग्लूकोज था वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में मुक्त हो रहा था, ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है ग्लूकोज की उपस्थिति में ग्लूकोज आपका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में यहाँ पे जो है परिवर्तित हो रहा था। नेक्स्ट आता है आपका यह जो है कोशिका द्रव्य वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, तो यह जो है कोशिका द्रव्य वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इससे जो है अधिक ऊर्जा आपके उत्पादन होती है, ठीक है, करीब जो है 36 ATP के आसपास यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन होती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, और यह जो है आपका बेसिकली यहाँ पे मानवों में घुस जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका अवायवीय श्वसन। तो जो आपका अवायवीय श्वसन होता है ये आपका जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आपका ATP होता है ATP का बेसिकली आपका जो फुल फॉर्म होता है इसको जो कहते हैं एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, तो ये आपका जो है
ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी का फुल फॉर्म होता है, कभी कभार जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो आपका एटीपी होता है ये बेसिकली एटीपी की प्रक्रिया आपकी जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीजन की ठीक है। तो अवायवीय श्वसन जो है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ये जो है ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे जो है अपूर्ण अपचयन आपका होता है, यह जो है आपका जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है आपका, यह जो है केवल कोशिका द्रव्य में आपका होता है, ठीक है। तो यह जो है कम ऊर्जा का उत्पादन करता है, लगभग 2 ATP के आसपास। तो जो आपके अवायवीय श्वसन होते हैं यहाँ पे जो है 2 ATP के आसपास आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो आपकी यहाँ पे वायवीय श्वसन के में जो आपकी 36 ATP के आसपास आपकी जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल आपका जो है यहाँ पे जैसा मैंने अभी आपको बताया था C2H5OH यहाँ पे एथेनॉल होता है, ठीक है। तो इसका जो है ग्लूकोज यहाँ पे पूर्ण अपचयन होता है। लैक्टिक एसिड की बात करें यानी लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये आपका जो है C3H6O3 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे लैक्टिक एसिड हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में जो है इसका सूत्र यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो है आपका एथेनॉल किसको कहते हैं, आपका जो है लैक्टिक एसिड किसको कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो लैक्टिक एसिड में यहाँ पे जो है कार्बन 3 होंगे, हाइड्रोजन 6 होंगे और आपके ऑक्सीजन यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। तो ये जो है ग्लूकोज यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे जो है ऊर्जा को यहाँ पे डालता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 और जो है यहाँ पे एनर्जी का उत्पादन कर देता है। तो इसका उदाहरण आपको यहाँ पे यीस्ट देख सकते हैं। अगला आता है मानव श्वसन तंत्र। तो यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहला आ जाएगा आपका नासाद्वार, दूसरा ग्रसनी, कंठ, श्वास नली। तो इस प्रकार से जो आपकी यहाँ पे पहले नासाद्वार से आपकी जो है यहाँ पे जो है आप जो है नाक से यहाँ पे जो है सांस लेंगे जो वो नासाद्वार में जाएगी, फिर ग्रसनी में जाएगी, फिर आपकी कंठ में जाएगी, श्वास नली, श्वसनी, श्वासनिका, फुसफुस यानी फेफड़ों में, कूपिका कोश और रुधिर वाहिकाओं में आपकी जो है जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली जो है नासाद्वार से यहाँ पे जाएगी, उसके बाद जो है मुख्य गुहा ये होगी आपकी, ठीक है। ये आपकी मुंह की गुहा है और ये आपकी जो है ग्रसनी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपकी यहाँ पे ये आपकी वायु चली जाएगी और यहाँ से जो है आपकी श्वास नली है तो यहाँ से जो है आपकी श्वास यहाँ से अंदर चली जाएगी और इसके बाद जो है आपकी यहाँ पे श्वसनिकाओं में यहाँ पे आपकी जो है सांस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है श्वसनी होगी आपकी, ये आपका जो है श्वसनिका होगी और ये आपके जो है कूपिका कोश यहाँ पे दिखाई दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये आपकी जो है कूपिका कोश हो जाएगी। तो ये आपके जो है फुसफुस हो गया यानी जिसको फेफड़े हम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप सांस लेने की पूरी प्रक्रिया आपकी होती है। तो इसको पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मानव श्वसन क्रिया जो होती है आपकी यहाँ पे 2 टाइप की होती है। पहला आता है अंतःश्वसन, दूसरा आता है उच्च श्वसन, ठीक है। तो जो आपकी अंतःश्वसन की बात करें तो अंतःश्वसन में आप जो है सांस अंदर की ओर लेते हो, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हो यहाँ पे ऑक्सीजन को। तो अंतःश्वसन के दौरान आपकी जो है वक्षीय गुहा फैल जाती है। तो जैसे आप सांस लेके आप देख सकते हैं, खुद ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जब आप सांस लेंगे तो आपकी क्या होगी, जो आपकी वक्षीय गुहा होगी ये आपकी जो है फैल जाएगी और पसलियों से जो आपकी संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है, ठीक है। तो जो आपकी पसलियों से आपकी जो पेशियाँ लगी है तो ये आपकी जो है सिकुड़नी शुरू हो जाती है। वक्ष ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करते हैं। तो जैसा आप सांस लेके देख सकते हैं तो जो है आपकी सांस यहाँ पे ऊपर की ओर और जो है बाहर की ओर गति करता है। नेक्स्ट आता है गुहा में जो है वायु का दाब जो है कम हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो गुहा होती है यहाँ पे वायु का दाब कम हो जाता है और वायु जो है फेफड़ों में बढ़ती है। अगला आता है उच्छ्वसन। तो जो उच्छ्वसन होती है इसमें जो है वृक्षीय गुहा जो गुहा होती है आपकी मूलाकार में वापस आ जाती है, ठीक है। तो जैसे आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इसमें जो है आपका जो गुहा होगी आपकी जो आपकी मुंह की, ठीक है, जहाँ से आप सांस ले रहे हैं तो यहाँ से आपकी जो है ये गुहा आपकी जो है यहाँ पे अपने मूलाकार में आ जाती है। पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं यानी आपकी फैल जाती हैं, वक्त जो है अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सांस लेते हो तो आपकी पसली क्या होगी, यहाँ पे जो है अपने आकार में आ जाएगी और गुहा में जो है वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो आपके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है कुछ टर्म यहाँ पे दिए गए हैं। तो देख सकते हैं अंतःश्वसन में आपका जो है सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को जो है अंदर ले जाना है, ठीक है। तो अंतःश्वसन में जो आपकी सांस लेते हैं अंदर की ओर, उच्छ्वसन में जो है फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकालना, ठीक है। तो सांस जो बाहर की ओर आप छोड़ते हैं। तो स्थलीय जीव की बात करें तो जो यहाँ पे स्थल में रहते हैं तो ये जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो स्थलीय जीव में जैसे हम आइए, ठीक है, जानवर आइए जैसे गाय भैंस वगैरह आइए, ठीक है। तो ये आपके स्थलीय जीव होते हैं।
दूसरा आता है जल में रहने वाले जीव। तो जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो आपके जो है जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो जल में रहने वाले जीव उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है मैंने आपको इसका जो है यहाँ पे बता दिया है। अगला आता है कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच जो है गैसों का आदान प्रदान यहाँ पे किस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो वायु होती है, वायु यानी जो ऑक्सीजन जिसमें होती है, तो ये जो है कूपिका में आती है, तो जो है यह रक्त वाहिका में जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑक्सीजन और जो है आरबीसी यानी आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी आपको जिसको आप क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, तो ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है हीमोग्लोबिन यहाँ पे बनाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है CO2 का उत्पादन। तो जो आपका, तो इसी से आपका, सॉरी ये नहीं आएगा, फिर जो है इसी से यहाँ से आपकी प्रक्रिया आगे चलेगी और ये आपका जो है धमनी द्वारा यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आपकी ऊतकों तक पहुँच जाती है। उसके बाद जो है ग्लूकोज का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके ऊतक होते हैं वहाँ पे जो है ग्लूकोज जो होता है उसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाता है और उसके बाद जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊतक से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी जो है ब्लड के साथ यहाँ पे बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, और फेफड़ों से आपकी ये जो है बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका CO2 जो ऊतकों में, ठीक है। तो जो आपकी CO2 ऊतकों में, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त वाहिकाओं में जो है ब्लड के साथ यहाँ पे आ जाएगी और जो है CO2 का रक्त में विसरण हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में यहाँ पे जाएगी, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिलके जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगी और उसके बाद जो है रक्त वाहिकाओं द्वारा फिर से कूपिका में आ जाएगी और तो CO2 का कूपिका कोष में विसरण हो जाएगा, यानी जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो आपकी कूपिका कोष में आ जाएगी और इसके बाद जो है CO2 का मोचन जो है नासाद्वार में विसरण द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपकी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले आपने जो है ऑक्सीजन यहाँ पे ली, ठीक है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जब आपने ली तो जो है ये गति इतनी तेज होती है कि हमको यहाँ पे महसूस नहीं होती है, ठीक है। तो जो आपकी ऑक्सीजन होगी वो जो है रक्त वाहिकाओं, जो आपकी रक्त नलिकाएं होंगी शरीर में, वहाँ से जो है प्रवेश करती है और आपका जो है यहाँ पे आरबीसी यानी आपका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है यहाँ पे हीमोग्लोबिन HbO2 यहाँ पे बनाती है और उसके बाद जो है धमनी द्वारा जो है ऑक्सीजन आपकी जो है ऊतकों में पहुँच जाती है और जो है ग्लूकोज का यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण हो जाता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे उत्पादन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन बेसिकली जो है ऊतक यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ऊतक जो है अगर जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेंगे तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन को CO2 में जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊतकों में होगी वो जो है रक्त नालिकाओं के द्वारा यहाँ पे रक्त में मिल जाएगी और जो है यहाँ पे रक्त में आ जाएगी बाहर और उसके बाद जो है कूपिका कोष में आ जाएगी और उसके बाद जो है नाक से यहाँ पे बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है आपका संवहन। तो जो है मनुष्यों में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की जो है निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र आपका जो है संवहन तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। तो मनुष्यों में जो भोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं या अन्य पदार्थ होते हैं, इनकी जो है निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र आपका जो है संवहन तंत्र कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं। तो बेसिकली जो मानव संवहन तंत्र है उसके 3 टाइप यहाँ पे दिए गए। तो पहला आता है हृदय, ठीक है। दूसरा आता है रक्त नलिकाएं जो आपकी धमनी व सिरा होती है। तीसरा आता है वहन माध्यम जो आपकी रक्त व लसिका होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले आपको यहाँ पे रक्त का दिखाया गया है। तो जो रक्त होते हैं बेसिकली ये आपके जो है ठोस अवयव होते हैं और द्रवीय अवयव, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे ठोस अवयव यानी आपका सॉलिड रूप में और आपका जो यहाँ पे द्रव के रूप में होते हैं। तो ठोस अवयव की बात करें तो ये रुधिर कणिकाएं होती है आपकी। पहला आएगा लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। दूसरा आता है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको जो है WBC भी बोलते हैं, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाओं को जो है RBC यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनमें देखते हैं जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें। तो जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती है ये जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन और जो हीमोग्लोबिन होता है HB, ठीक है, इसको जो है रक्त को लाल रंग देता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त को जो है लाल रंग यहाँ पे किसके द्वारा आपका होता है, तो हीमोग्लोबिन से आपका होता है, जिससे जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन जब रक्त में होता है तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त को यहाँ पे लाल रंग प्रदान करता है। दूसरा आता है श्वेत रक्त, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है शरीर को जो है रोग मुक्त रखने में सहायक होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। तीसरा आता है रक्त
प्लेटलेट्स, तो जो आपकी रक्त प्लेटलेट्स होती है ये आपका जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनाने में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन है, तो रक्त प्लेटलेट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है विटामिन के की कमी से जो है आपका शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है द्रवीय अवयव, तो जो आपका द्रवीय अवयव होता है ये बेसिकली प्लाज्मा होता है। तो ये जो होता है पीले रंग का पदार्थ जिसमें जो है 90% तक आपका जो है जल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्लाज्मा में 90% तक आपका जल होता है, तथा शेष अवयव जैविक जो है प्लाज्मा, प्रोटीन और जो है एल्ब्यूम और ग्लोब्यूलिन और अजैविक जो है खनिज तत्व यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपके यहाँ पे प्लाज्मा होता है इसमें 90% तक आपका जो है वाटर यहाँ पे इसमें होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है रक्तवाहिका, तो जो रक्तवाहिका होती है जैसा हमने अभी पढ़ा था धमनी और सिरा, ठीक है। तो इसमें जो है धमनी और सिरा जो दो अलग अलग हैं, तो इनको पढ़ते हैं। तो धमनी की बात करें तो ऑक्सीकृत रुधिर को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। इसके अपवाद जो है यहाँ पे फुसफुस धमनी होता है, ठीक है। तो यह जो है बेसिकली इसका अपवाद कहा जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि धमनी का अपवाद क्या है, तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे धमनी का उत्पाद जो है फुसफुस आ सकता है, ठीक है। फुसफुस धमनी, फुफ्फुस, ठीक है। तो ऑक्सीकृत जो धमनी की बात करें तो जो ऑक्सीकृत रुधिर होती है इसको जो है हृदय से, यानी आपका जो हार्ट होता है यहाँ से जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ठीक है। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा आता है धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, ठीक है। तो जो आपकी धमनी की भित्ति होती है ये मोटी होती है और अधिक लचीली होती है। तीसरा आता है इनमें जो है वाल्व नहीं होते हैं, ये जो है सतही नहीं होती है, ऊतकों को के नीचे पाई जाती है, ठीक है। तो जो धमनी होती है वो बेसिकली आपकी जो है ऊतकों के नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट आता है सिरा, तो सिरा की बात करें तो सिराएं जो है विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है, ठीक है। तो जो आपकी सिराएं होती है ये जो विभिन्न अंग होंगे तो वहाँ से जो है अनाक्सीकृत रुधिर यानी वो रुधिर जिसमें यहाँ पे जो है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी, उसमें जो बेसिकली आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो उन रक्त को जो है वापस हृदय में लाती है। इसका आपका जो है फुफ्फुस सिरा आपका होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके सिरा की भित्ति जो है कम मोटी व कम लचीली होती है, इसमें वाल्व होते हैं और जो है ये सतही होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है एक याद कर लेना है, दूसरा आपको जो है आसानी से यहाँ पे याद हो गया, यानी आपका जो धमनी में होगा वो आपका सिरा में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका फुसफुस फेफड़े, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है फेफड़े आपको दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप जो फुसफुस फेफड़े होते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पे जाएंगे। पहला जो आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे जो है वही ऑक्सीकृत रुधिर होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से जो है आपका जो है बाएं फेफड़े में आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये आपका बाएं नीलय में आएगा। उसके बाद जो है यहाँ से स्टेप आगे बढ़ता है जो आपकी प्रमुख महाधमनी में पहुँचता है और यहाँ से जो है विऑक्सीकृत आपकी जो रुधिर होती है इसको जो है शरीर के अंगों तक पहुँचाता है। और शरीर के अंगों से आपकी जो प्रमुख सिरा होता है जो महासिरा जिसको बोलते हैं, तो ये जो है विऑक्सीकृत रुधिर को जो है ऊपर की ओर आपका पहुँचाएगा और इसको जो है यहाँ पे फिर दाएँ जो आपका फेफड़ा होता है, ठीक है, दाएँ आपका जो है फुफ्फुस होगा, फेफड़ा होगा, वहाँ पे पहुँचाएगा और यहाँ से फिर आपका जो है फिर दाएं फेफड़े से आपका जो है ये बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो आपकी ये साइकिल चलती रहती है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, तो यहाँ पे जो है आपको डिटेल में बताया गया है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो मानव हृदय जो है एक पंप की तरह होता है जो सारे रुधिर शरीर के रुधिर का परिसंचरण करता है, ठीक है। दूसरा आता है अलिंद की अपेक्षा जो है नीलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि वह जो है नीलय को पूरे शरीर में यहाँ पे अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार से जो है यहाँ से आपकी जो है आपका जो है रुधिर आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप शरीर के ऊपरी भाग का महाशिरा, ठीक है। तो ये आप ऊपरी भाग का महाशिरा हो गया, ये दायां अलिंद हो गया आपका, ठीक है, शरीर के निचले भाग का महाशिरा। तो यहाँ से जो है बेसिकली ये एंटर करती हैं और यहाँ से आपकी ये बाहर की ओर आपकी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये बाहर जाती है फुसफुस धमनियों से होते हुए और फिर जो है यहाँ से एंटर करती है और आपका जो है यहाँ से बाहर चले जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बेसिकली याद रखना है। तो ये आपका जो है बायां अलिंद हो गया, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था डायग्राम में, ये आपका जो है बायां निलय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बायां फेफड़ा, ये आपका जो है दायां यहाँ पे दायां भाग आपका होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका लसिका। तो जो आपका लसिका होता है, तो यहाँ पे जो है एक आपको याद रखना है, हृदय में उपस्थिति जो वाल्व होते हैं ये रुधिर प्रवाह की उल्टी दिशा को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो जैसा आपका रुधिर का प्रवाह हो रहा है नीचे की ओर, ठीक है, तो नीचे की ओर जो आपका रुधिर का प्रवाह हो रहा है तो बेसिकली जो आपकी वाल्व होते हैं, यानी जो आपके वाल्व होते हैं वो आपको जो है रक्त को ऊपर जाने से आपका जो है रोकते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है लसिका।
तो लसिका एक जो है तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो लसिका में आपके जो है प्रोटीन होते हैं, लसिका वहन में आपकी सहायता करता है। तो पादपों में परिवहन, तो पादपों में बेसिकली आपका जो है जाइलम और आपका जो है फ्लोएम से आपका जो है यहाँ पे परिवहन होता है। तो जाइलम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जाइलम जो है पादप तंत्र का एक ऐसा अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, ठीक है। तो जो मृदा में आपके खनिज लवण और जल होते हैं उसका जो है वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को जो है पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जाइलम जो है पादप तंत्र का अवयव है, ये जो है भूमि से जल और खनिज लवणों का वहन करेगा। और जो फ्लोएम होगा ये पत्तियों द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण से जो आपका जो है प्रकाश संश्लेषित उत्पाद होंगे उनको जो है पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। नेक्स्ट आता है आपका जड़ व मृदा जो है मध्य आयन सांद्रण में जो है अंतर के चलते जल मृदा के से जो है जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो आपके जड़ व मृदा के मध्य जो आयन सांद्रण होते हैं इनमें जो अंतर चलते जो है आयन सांद्रण में अंतर के चलते जो है जल मृदा के जड़ों में प्रवेश कर जाता है। तो बेसिकली जो आपके आयन सांद्रण के अंतर से आपका जो है जो जल होता है वो मृदा से जड़ों में यहाँ पे प्रवेश कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी के साथ जो है जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। तो जल में बेसिकली यहाँ पे जो है जो आपका यहाँ पे पादप होगा उसमें जो है जल स्तंभ का निर्माण होता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे जल का निर्माण होगा तो वो जल को जो है ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है, पौधों में यानी पादप में। और यही दाब जो है जल को जो है ऊंचे वृक्ष की विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जो अगर जो है जल ऊपर की ओर धकेलेगा तो जल का जो है जब ऊपर की ओर धकेलेगा कोई भी पादप इस प्रकार से जल को जो है ऊपर की ओर धकेलेगा तो ये जो है अन्य हिस्सों तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका यही जल जो है पादप के वायवीय भागों द्वारा जो है वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है और यह जो है प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन बेसिकली वह प्रक्रम होता है जो जड़ों द्वारा लिया जाता है और जो है जड़ बेसिकली इसको ऊपर की ओर धकेला जाता है और जो है यह विभिन्न भागों में पहुंचता है। और जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो यह जो है वातावरण में आपका जो है जल चले जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के फॉर्म में आपका जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के फॉर्म में आपका जो है जल, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो है यहाँ पे पौधे जो है जो जल को यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पे अपघटन कर देते हैं। अगला आता है इस प्रक्रम द्वारा जो है पौधे को निम्न रूप में सहायता मिलती है। तो इस प्रक्रम से बेसिकली पौधों को क्या क्या सहायता मिलती है तो देखते हैं। जल के अवशोषण एवं जड़ की पत्तियों तक जो है जल तथा विलेय खनिज लवणों की अपरमुखी गति में सहायक। तो जो जल के अवशोषण और जो जल की पत्तियाँ होती है इन तक आपका जो है जल तथा विलेय जो खनिज लवण होते हैं इनको जो है यहाँ पे गति प्रदान करता है ऊपर की ओर। जैसा अब ये आपका पादप है, ठीक है, ये आपका पादप है, यहाँ पे ये कोई पत्ती है, टहनी है, ठीक है। तो ये जो है इस जल को यहाँ पे ऊपर की ओर धकेलता है। तो इससे जो है यहाँ पे खनिज लवण भी जो है ऊपर की ओर यहाँ पे जो है पौधे में पूर्ण रूप से पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट आता है पौधों में ताप वियमन में सहायक होती है, ठीक है। तो पौधों का जो ताप बेसिकली होता है इसमें जो है यह आपकी सहायक होती है पौधों का ताप निरंतर नियंत्रण में रखने के लिए। नेक्स्ट आता है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। तो जो भोजन और दूसरे पदार्थों का जो है पौधों में स्थानांतरण किस प्रकार से एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है तो प्रकाश संश्लेषण के विलय जो है उत्पादकों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण में होता है विलय उत्पाद होते हैं इनका वहन जो है स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। तो जो आपका विलय पदार्थों उत्पादों का जो है वहन होगा यह आपका जो है फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट आता है स्थानांतरण पत्तियों से जो है पौधों के शेष भागों में जो है ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है। तो जो आपका स्थानांतरण होता है यानी आपका जो ट्रांसफर यहाँ पे आपका जो होगा तो यह जो है पौधों के शेष भागों में जो है ऊपरमुखी तथा अधोमुखी यानी जो है दोनों दिशाओं में आपका जो है यह आपका करता है, ठीक है। तो जो आपका फ्लोएम ऊतक होता है यह आपका जो है पौधे के दोनों दिशाओं में यहाँ पे जो है विलेय उत्पादों का यहाँ पे वहन करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है जबकि जाइलम क्या होता है, जाइलम केवल ऊपर की ओर यहाँ पे जो है खनिज पदार्थों को और मिट्टी को यहाँ पे धकेलता है, ठीक है। और जो आपका फ्लोएम होता है जैसे ये आपका जो है कोई पादप हो गया, ठीक है, ये आपका कोई पादप है यानी आपका जो कोई पौधा है तो ये अगर जाइलम ऊतक यहाँ पे होता है तो जाइलम ऊतक केवल ऊपर की ओर यहाँ पे खनिज व पानी को यहाँ पे ऊपर की ओर धकेलता है केवल एक ही दिशा में। लेकिन आपका जो फ्लोएम होता है ये आपका जो है दोनों दिशाओं में यहाँ पे जो है विलेय उत्पादों का स्थानांतरण करता है, ठीक है, यानी विलेय उत्पादों को यहाँ पे दोनों ओर धकेलता है।
तो अगला आता है फ्लोएम द्वारा जो है स्थानांतरण ऊर्जा का के प्रयोग से पूरा होता है। तो जो आपका फ्लोएम होता है इसके द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा आपकी जो है प्रयोग बेसिकली पूरी होती है। अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से प्रासरण बल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो जो आपका सुक्रोज होता है बेसिकली जो सुक्रोज बोलेंगे इसको, जो फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा में जो है प्रासरण बल से इसको जो है स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लोएम में जो है फ्लोएम ऊतक में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो है एटीपी ऊर्जा को, यानी जो पौधे की एटीपी ऊर्जा होगी उसको जो है प्रासरण बल से पौधे में स्थानांतरित करेगा। तो जो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा सुक्रोज। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है मानव में उत्सर्जन। तो मानव में उत्सर्जन की बात करें तो इसमें जो है आपका वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाएं में जो है जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला आता है एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को जो है शरीर की सतह से जो है जल में विसरित कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं ये जो है इन अपशिष्ट पदार्थों को जो है शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग बेसिकली इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला आता है एक जोड़ा वृक्क होगा आपका, जिसको कि हम यहाँ पे किडनी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ा वृक्क आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो है वृक्क है। ठीक है, किडनी आपका जो है यहाँ पे है। दूसरा आता है एक जोड़ा जो है मूत्र वाहिनी। तो जो आपका मूत्र वाहिनी होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी जो है मूत्र वाहिनी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, जो आपकी नली टाइप की यहाँ पे दिख रही है। तो दो होते हैं, तो दो को जो है एक जोड़ी यहाँ पे कहते हैं। एक मूत्राशय आपका जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, एक होता है एक मूत्र मार्ग आपका होता है। ठीक है, तो ये आप मूत्र मार्ग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है, तो इसको पढ़ते हैं। तो देखिए वृक्क में जो है मूत्र बनने के बाद जो है मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो जो आपके वृक्क होते हैं बेसिकली जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं, जो वृक्क होता है आपका, जो किडनी होती है, तो यहाँ से जो है मूत्र बनता है। तो ये जो है यहाँ से मूत्र वाहिकाओं से आपका जो है यहाँ पे मूत्राशय में आ जाएगा और मूत्राशय से फिर जो है मूत्र मार्ग से आपका जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मूत्र बनने के का उद्देश्य जो है रुद्र में से जो है हानिकारक अपशिष्टों को छानकर बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो मूत्र बनने का बेसिकली कारण यही होता है कि इसमें जो है जो हानिकारक पदार्थ होते हैं यानी जो उपयोग के लिए नहीं होते हैं हमारे शरीर के लिए, उनको जो है बाहर निकाल कर लाना है। ठीक है, तो अगला आता है वृक्क में जो है मूत्र निर्माण प्रक्रिया। तो जो आपकी किडनी होती है उसमें बेसिकली मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो है वृक्काणु यानी आपकी जो है नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, तो जो वृक्क की किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो आपकी जो है नेफ्रॉन कहलाएगी। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार से हैं। तो वृक्काणु के मुख्य भाग देख सकते हैं आप, तो आपकी पहला आता है कोशिका गुच्छ। तो जो आपका कोशिका गुच्छ होता है यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। दूसरा आता है बोमन संपुट, तीसरा आता है नलिकाकार भाग, चौथा आता है संग्राहक वाहिनी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वृक्क में जो आपका उत्सर्जन की क्रियाविधि बेसिकली किस प्रकार से आपकी होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका जो है बोमन संपुट है, ये आपका जो है कोशिका गुच्छ आपका यहाँ पे है। अगला आता है आपका वृक्क धमनी, आपकी जो है यहाँ पे है, ये आपकी जो है वृक्क सिरा ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है वृक्काणु का नलिकाकार भाग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है संग्राहक वाहिनी आ जाएगी। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो आपका यहाँ पे कोशिका गुच्छ निस्यंदन होता है, इसमें जो है जब वृक्क जो है धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जो है जल, लवण व ग्लूकोज और अमीनो अम्ल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर जो है वोमन संपुट में आ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें जो आपका यहाँ पे जिसको कि हम क्या बोलते हैं वृक्क बोलते हैं, जो किडनी होती है, तो इसमें जो होते हैं लवण होते हैं, आपके ग्लूकोज होते हैं, अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो ये कुछ जो है कोशिका गुच्छ से छनकर आपका जो है वोमन संपुट में आ जाते हैं। ठीक है, अगला आता है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। तो जो आपका पुनः अवशोषण बेसिकली इसका किस प्रकार से होता है, तो जो वृक्काणु होते हैं इसमें जो है नालिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसा आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, आपका लवण व जल जो है पुनः अवशोषण हो जाता है। तो जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं, अमीनो अम्ल, ये बेसिकली जो है शरीर में दोबारा आपके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो वृक्काणु होते हैं ये जो वृक्काणु होते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये
जो आपके जो है मूत्र में जो बेसिकली ग्लूकोज वगैरह होंगे, एमिनो एसिड होंगे, जो आपके लवण वगैरह होंगे, तो ये जो है शरीर में फिर से इनको जो है दोबारा यहाँ से वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके जो है दोबारा शरीर में यहाँ से भेज देते हैं। अगला आता है आपका नालिका श्रावण। तो जो आपका नालिका श्रावण होता है, यूरिया, अतिरिक्त जल और लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ जो है वृक्काणु नालिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वो जो है मूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो है मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ जो है मूत्राशय में स्थानीय रूप में जो है संग्रहित होता है और मूत्राशय के दाब द्वारा जो है मूत्र मार्ग से आपका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है ये जो है आपका मूत्र यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यहाँ से जो है फिल्टर होता हुआ जो आएगा, तो ये बेसिकली आपका जो है दोबारा यहाँ से शरीर में आपका जो है चले जाएगा। ठीक है, तो जो आपके ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह होंगे, लवण वगैरह होंगे, वो शरीर में दोबारा से फिल्टर होकर चले जाएंगे और जो आपका यहाँ पे यूरिया वगैरह बचेगा, ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से मूत्र वाहिनी से यानी संग्राहक वाहिनी से आपका जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है कृत्रिम वृक्क। ठीक है, तो जो आपका कृत्रिम वृक्क होता है बेसिकली, तो कृत्रिम वृक्क यानी अपोहन इसको बोलते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जो है रोगियों के रुधिर में से जो है कृत्रिम वृक्क की मदद से जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका कृत्रिम वृक्क होता है, यह जो है जो आपका रोगियों द्वारा जो है उनमें से रुधिर में से जो है कृत्रिम वृक्क की मदद से जो है नाइट्रोजन युक्त आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका निष्कासन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आता है प्राय एक स्वस्थ वयस्क यानी आपका जो स्वस्थ वयस्क हो गया, स्वस्थ व्यक्ति होगा, उसमें जो है 180 लीटर जो है आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। ठीक है, तो 180 लीटर आपका जो है आरंभिक निस्यंदन होगा, जिसमें से जो है उत्सर्जित मूत्र का आयतन आपका जो है 1.2 लीटर होता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि स्वस्थ वयस्क के शरीर में यहाँ पे जो है उत्सर्जित मूत्र का आयतन कितना होगा, तो एक 1.2 लीटर आपका आ जाएगा। तो शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में जो है पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पादप में उत्सर्जन। तो जो आपका पादप में उत्सर्जन की बात करें तो यहाँ पे जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जो है पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। तो जो पादपों में जो अतिरिक्त जल होते हैं उनमें जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ये हमने पढ़ा है। तो इसके द्वारा जो है पादप जो है अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। दूसरा आता है बहुत से पादप जो है अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित करते हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारे पादप होते हैं वो जो है अपशिष्ट पदार्थ यानी आपके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है कोशिकीय रिक्तिका जो होती है, जैसा हमने पढ़ा था पिछले कोशिका वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था कि जो कोशिका रिक्ति होती है बेसिकली जो आपकी कोशिका होती है वो वहाँ पे जो है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो है वहाँ पे आपका जो है संग्रहित कर देते हैं। ठीक है, तो उनमें आपका जो है यह यूज आ जाएगा आपका जो अगर आपने जो है कोशिका वाला चैप्टर अच्छे ढंग से हमारे साथ पढ़ा होगा। तीसरा आता है अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो आपके उत्पाद रेजिन और जो गोंद के रूप में जो है पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। चौथा आता है पादप जो है कुछ अपशिष्टों को जो है अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पादप में जो है उत्सर्जन के यहाँ पे जो है 4 प्रकार हैं, काफ़ी सरल है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है याद रख सकते हैं। अगला आता है प्रश्नावली यहाँ पे दी गई है, तो मैं आपको जो है एक बार इसके क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर बताया है। जाइलम को यदि पौधों में से हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा आपका जो जाइलम हट जाएगा तो यहाँ से जो है मृदा वगैरह जो है मृदा से जो आपके खनिज वगैरह होंगे तो वो जो है पौधे में नहीं पहुँच पाएंगे। भोजन के पाचन लार की क्या भूमिका है, ठीक है, तो ये भी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है पौधों के खनिज पदार्थों और पानी के परिवहन के लिए उनके विशेष ऊतक का नाम लिखिए, बताया है। इमल्सीकरण क्या है, बताया हुआ है। सॉरी ये तो नहीं बताया, लेकिन आगे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा पादप जो है वर्णक सूर्य के प्रकाश में अवशोषित करता है, बताया हुआ है। मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, बताया हुआ है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दीजिए, बताया है। गुर्दे की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई अम्ल का आमाशय में क्या कार्य है, ठीक है। तो ये सभी जो है मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप यहाँ से जो है अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो है मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। 1-2 दिन में और 1-2 दिन आपके लिए लगेंगे तो आपका जो है सिलेबस आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने जो है कंप्लीट सिलेबस नहीं देखा तो आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज हमारे साथ देख सकते हैं। वहाँ पे जो है मैंने काफ़ी सारे आपको जो है क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप उनमें से जो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो है काफ़ी बड़ा सेशन हो गया है, लगभग जो है 54-55 मिनट का हो गया है। तो हम यहीं पे जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, ठीक है। 1-2 दिन में जो है आपका वायु कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएंगे और
एक दो दिन और जो है वैसे भी मैं जो है आपके लिए क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो आप जो है क्वेश्चन सीरीज को ज़रूर देखिए, वहाँ से जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।